आज जिस आईटी कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, उसके ऊपर मैंने वीडियो आप कह सकते हैं बहुत समय पहले, मुझे लगता है अप्रॉक्सिमेटली 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका होगा, जब इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया होगा दोस्तों। और अभी इसके ऊपर वीडियो बनाने का जो मेरा सबसे बड़ा रीज़न है, वो है दोस्तों, पहला इसकी वैल्यूएशन, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सेल ऑफ है, ये अब कहीं हद तक रुकती हुई दिखाई दे रही है। नो डाउट अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से स्टॉक सिर्फ ऊपर की तरफ भागेगा, लेकिन हाँ, जो इस पर गिरावट हुई है और जो गिरावट है वो बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर है दोस्तों। कितनी ही आपको थोड़े ही समय बताऊँगा। और जो इसका रेवेन्यू है वो जिस वजह से बहुत बड़ा हिट होता हुआ दिखाई दे रहा था, और आने वाले समय में जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे थे कि शायद शायद एक बड़ी गिरावट इनके रेवेन्यूज़ में भी आ सकती है। रीज़न आपको बता दूं मैं, यूरोप है, यूएसए है, ठीक है। तो एज अ इन्वेस्टर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है वो करंट लेवल्स पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव है एक्यूमुलेशन के लिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। ये स्टॉक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जो एक काफ़ी अच्छा डिविडेंड प्ले देखते हैं दोस्तों। और देखिए, ये कोई पहला स्टॉक नहीं जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अगर इससे पहले अगर आपको याद हो और आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे, आपको वीएसटी इंडस्ट्रीज याद होगा दोस्तों। वीएसटी इंडस्ट्रीज जब आप कह सकते बड़े बुरे दौर से, बड़ी गिरावट के दौर से गुजर रहा था, लगातार मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था प्लीज़ एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, आप स्टॉक को खरीदते रहिए, अभी बुरा फेज है, एक्यूमुलेशन का मौका दे रहा है। तमाम कह लीजिए जो सपोर्ट है उनमें लगातार वीडियोस बनाए थे मैंने। और जो भी निवेशक उसमें निवेश किए होंगे, क्योंकि मुझे याद है उसका 2900 3000 के बीच में उसका जो 52 वीक लो था वही था, वहाँ से जो स्टॉक तेज़ी दिखाया था कुछ ही समय पहले दोस्तों, मैंने देखा था कि 3800 के आसपास उसने वो वहाँ तक टच किया। और इसके साथ साथ दोस्तों वो लगातार डिविडेंड दे रहा है, जो कि डिविडेंड लगभग 5% के आसपास रही है। और वही चीज़ वही चीज़ रिपीट मैं कर रहा हूँ इस स्टॉक, इस आईटी स्टॉक के ऊपर, क्योंकि देखिए इसके, क्योंकि देखिए दोनों में कंपैरिजन में किया, लेकिन दोनों का बिजनेस तो एकदम अलग है। एक टोबैको बेस्ड बिजनेस में और एक आईटी कंपनी में, लेकिन दोनों में समानता ये देखता हूँ दोस्तों कि दोनों का ही जो बिजनेस मॉडल है बहुत सिंपल है। कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको इनमें नहीं दिखेगी, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एक सिंपल मॉडल है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, एक अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, और आप एक कैपिटल एप्रिसिएशन भी अप्रॉक्सीमेटली 15% से ऊपर की मान सकते हैं इन अ ईयर। इसके साथ साथ 5-6% से ज़्यादा की आपको डिविडेंड यील्ड देगा। और ओ जिसकी आज मैं बात करने वाला हूँ, वो तो आपको 6% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड देता है दोस्तों। तो ये स्टॉक उन निवेशों के लिए मुझे लगता है अच्छा है। पहला, जो एक ठीक ठाक सा कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि स्टॉक 4-5 गुना हो जाए। दूसरा, एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन में एक शानदार कंपनी पाना चाहते हैं। और तीसरा, जो एक एक कांस्टेंट डिविडेंड कह सकते हैं पाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। इन तमाम की चेकलिस्ट ये कंपनी पूरा करती है। वो निवेशक जो आप कह सकते हैं एक बहुत हार्डकोर कैपिटल एप्रिसिएशन वाले स्टॉक ढूंढते हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं कि बहुत ज़्यादा कह लीजिए रिटर्न आना चाहिए, वो स्टॉक से थोड़ा दूर रह सकते हैं दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की जिनको मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूं, वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं, और वो आज के निवेशित नहीं है, काफ़ी समय से हैं दोस्तों। तो आज इसी स्टॉक के ऊपर चर्चा करूंगा। मुझे लगता है वो निवेशक जो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में एक डिविडेंड स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा, और आज बात करने वाला हूं मैं OFSS और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की दोस्तों। तो थोड़ा सा बात करते हैं स्टॉक प्राइस में। देखिए, ये वो स्टॉक है जो एक समय 5000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, और वहां से जो गिरावट शुरू हुई, इसने लगभग 2900 से 3000 के बीच के आसपास, 2900 से ऊपर के आसपास इसने 50 वीक लो लगाया, और अब वहाँ एक प्रकार से स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। बीच में 2900 के बाद लगाने के बाद उसने एक थोड़ी बहुत तेजी दिखाई, 3300 के आसपास आया, लेकिन वापस से अब ये थोड़ी गिरावट दिखानी शुरू कर दिया है दोस्तों। और ऐसे में निवेशकों को ये लग रहा है कि क्या ये खरीदारी का मौका है। तो देखिए, ओएफएस के साथ ऐसा है कि मैं इसे एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करता हूँ, हर महीने एक स्टॉक ले लेता हूँ, या आप कह सकते हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूँ। मेरा जो विजन है ये बहुत लंबे समय का है। एक कांस्टेंट, आपको पता होगा हर पोर्टफोलियो में कुछ डिविडेंड स्टॉक होते हैं, कुछ कैपिटल एप्रिसिएटेड स्टॉक होते हैं,
कुछ डिफेंसिव स्टॉक होते हैं, तो ये मेरे डिविडेंड पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा कह लीजिए इन्वेस्टमेंट नहीं करता, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता हूँ। कभी कोई गिरावट अच्छी खासी हो गई तो एक दो स्टॉक और ले लिए, इस प्रकार से इसमें मैं अपना विजन रखता हूँ। इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत सिंपल है। ये आईटी कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज को, और ये तो सभी को करता है दोस्तों, चाहे प्राइवेट बॉडी हो, गवर्नमेंट बॉडी हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, तमाम लोगों को। प्रॉब्लम अभी ये आई थी दोस्तों, ये फाइनेंशियल के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है आईटी कंसल्टिंग में, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को आईटी कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है ये। तो जिसके कारण आपको पता होगा यूएस लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से सबसे ज़्यादा घाटा किसको होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज को। और जब इनका जो मेन फोकस बिजनेस है उसी में थोड़ा दबाव आएगा तो स्टॉक तो उसकी मार झेलेगा ही, और वही मार स्टॉक में देखने को पड़ रही है। और मुझे लगता है कि वो पूरी नेगेटिविटी थी वो ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है 2900। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि आप देखिए स्टॉक भागा 3300, इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखता है जिसे तोड़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। वहाँ एक रेजिस्टेंस और निचले समय 2900, ये दो जो ऐसे लेवल हैं मुझे लगता है काफ़ी समय तक अभी ये स्टॉक यहीं ट्रेड करेगा। बट जिस दिन ब्रेकआउट होगी स्टॉक काफ़ी अच्छे से भाग भी सकता है ऊपर दोस्तों। कंपनी अगर आप इसकी रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो मैं आपके साथ की रेवेन्यू ब्रेकअप चर्चा करूं तो आप समझिए स्टॉक का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो प्रोडक्ट से लगभग 90% आता है और सर्विसेज से 10%। दोस्तों लाइसेंस फीस, जो ये लाइसेंस फीस होती है उससे इनको रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आता है, और सबसे बड़ा चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो उसी से आता है, बाकी सर्विसेज से। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है वो एफएसएस के लिए एक बड़ा खतरा है वो दोस्तों ये है, इसका जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है ना वो इतना ज़्यादा है एक के साथ कि 51% ऑफ रेवेन्यू इसका एक ही क्लाइंट से आता है दोस्तों। तो और ये एक चीज़ मुझे लगती है जिसने क्लाइंट जाएगा ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस कंपनी के लिए। बट मुझे लगता है कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो भी ये बात को समझ रही होगी, वो भी जानती होगी ये कितना बड़ा खतरा है, तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ प्लान्स वो बनाएंगी। बट ये एक इशू मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है। और आगे चर्चा करूं जोग्राफिकली, अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे रेवेन्यू ब्रेकअप, मैं आपको बताता हूं इंडिया से इनको 10% रेवेन्यू आता है, यूएसए से 23%, रेस्ट ऑफ द अमेरिका से 7%, यूरोप से 17%, इंडो पैसिफिक से लगभग 23%, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से 20%। यानी यूरोप, और अगर आप इसका यूरोप और यूएसए को मिला लेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये 40% के आसपास का पूरा इनका रेवेन्यू आता है। और यही कारण है कि जब यूएसए लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था और यूरोप में मंदी की बात इतनी ज़्यादा हो रही थी तो इसके रेवेन्यू में फ़र्क तो पड़ेगा ही दोस्तों। प्लस Q2 के जो नंबर आए वहाँ पे इन्होंने निराश किया, चाहे वो मार्जिन का फ्रंट हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट का फ्रंट हो, पैट का फ्रंट हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, ये तमाम चीज़ें हैं। ओएफएसएस के साथ जो इसे वाकई स्टडी किए हुए हैं या ओएफएसएस को काफ़ी हद तक देखते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि बीच में एक चर्चा बड़ी चलती है ओएफएस को लेकर के, ओरेकल फाइनेंस को, कि भाई जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है ओरेकल यूएसए की, वो शायद इसका पूरा स्टेक खरीद ले यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टर्स से और इसे डीलिस्ट करा ले। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही शानदार री रेटिंग होगी। और ये अभी की बात नहीं दोस्तों, काफ़ी 3-4 सालों में ये 2-3-4 सालों के बीच में ये 2-3 बार ये खबर आती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि भाई इसे पूरा जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो भी इनके हैं दोस्तों, इसकी पेरेंट कंपनी उसे बाकी जो बचा स्टेक है उसे खरीद सकती है, ऐसी बातें चल रही रहती हैं। तो ये देखा जाएगा ये कभी होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो मैं इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी एक री रेटिंग का हकदार होगा, ठीक है। और ओरेकल फाइनेंस ये दोस्तों, इसका अगर आप देखेंगे ना तो कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ता ना गिरता है। 200-400 करोड़ के ऊपर नीचे आप कह सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं जहाँ पे 200-300 करोड़ रुपए ऊपर जाता है इसका रेवेन्यू, 200-300 करोड़ रुपए नीचे आता है, एक सिंगल लाइन बाकी नहीं, तो ये चलता रहता है दोस्तों। क्योंकि भाई लाइसेंसिंग फीस है वो आती ही रहेगी कॉन्स्टेंटली, सर्विस को लेकर के ऊपर नीचे जो होती रहती चीज़ें होती रहती हैं दोस्तों। और वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी मैंने अक्सर कहा है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। निवेशक आईटीसी में बहुत फ्रस्ट्रेट रहे, बट जो बने रहे आराम से खरीदारी करते रहे, एक्यूमुलेट करते रहे, उन्हें पता है क्या मस्त रेवेन्यू, उनको कितना अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिला होगा, ठीक है।
तो ऐसी तमाम स्टॉक्स होते हैं दोस्तों। आप केमिकल कंपनीज़ को उठा रहे हैं, एक समय में केमिकल कंपनीज़ को इतने लंबे समय तक कंसोलिडेट किए हैं, बट एक कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आया, भागने लग गई वो कंपनीज़। और वही मैं ये कहूँगा कि अभी जो कह लीजिए रेवेन्यू उनका मॉडल है, वो थोड़ा कह लीजिए प्रॉब्लम में था, क्योंकि भाई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को प्रॉब्लम थी। बट अब मुझे लग रहा है थोड़ा सेटल डाउन होता दिखाई दे रहा है, और 2900 के आसपास एक काफ़ी बड़ा अच्छा सपोर्ट है इसका दोस्तों। और यदि आप इसमें निवेश नहीं किए अभी भी, मुझे लगता है इन लेवल्स में तो अच्छा है ही। 2900 एक ऐसा लेवल है, अगर वो टूटता है तो एक बड़ी गिरावट मुझे लगता है 10-12% की और आ सकती है। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म अब मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी गिरावट इसमें हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ओ अगर आप इसमें निवेशित हैं, आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से इस स्टॉक के ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद मुझे ना पता हो दोस्तों। और मैंने जो भी आपके साथ चर्चा की है प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दोस्तों। और मैं जो पर्सनली सोचता हूँ इसमें क्यों मैंने निवेश करवाया है, वो आपके साथ चर्चा की है अनबाइस तरीके से, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए। तो अगर आपको मेरी चर्चा पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि कोई डिफरेंट स्टॉक को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे लेवल से एक्यूमुलेट करने के। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।